प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मोल अवधारणा पढ़े थे, तो उसमें मोलों की संख्या से संबंधित विभिन्न आंकिक प्रश्न पढ़े थे। तो आज हम लोग उसी से संबंधित अभ्यास के लिए मिश्रित उदाहरण मिश्रित उदाहरण यहाँ पढ़ा जाएगा। तो इसमें उदाहरण 1 है, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। फर्स्ट है इसमें 40 ग्राम Fe। सेकेंड है 1.2 ग्राम डैश परमाणु नाइट्रोजन। 1.2 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन मतलब इसका मतलब हो जाएगा मोल। क्या हो जाएगा? मतलब उतना मोल नाइट्रोजन, या ग्राम कह सकते हैं, अणु जैसे उसका अणु कह सकते हैं, अणु भार भी हो सकता है। ठीक है। और तीसरा है इसमें 1 × 10⁻23 परमाणु कार्बन। और चौथा है इसमें 1.12 लीटर O2 NTP पर। ठीक है। तो हल देखेंगे इसका किया गया है। Fe का द्रव्यमान उसमें दिया ही है। Fe का द्रव्यमान कितना दिया है इसमें? 40 ग्राम, वो तो हो ही गया। और सेकंड देखेंगे इसमें क्या है, नाइट्रोजन के 1.2 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान पूछा था, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। ठीक ना। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1.2 गुणे, यहाँ 1.2 है, देखेंगे 4 लिखा है, 1.2 गुणे 14 बराबर 16.8 ग्राम नाइट्रोजन का आ गया। कार्बन के 1 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, 1 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? उसमें जो मोलों की संख्या होगा उतने से क्या करेंगे, आप भाग देंगे। तो परमाणु का द्रव्यमान, इतने परमाणु का द्रव्यमान, तो इतने परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कार्बन 12 के परमाणु भार से भाग दे देंगे। तो 12 × 1 तो क्या हो जाएगा? 12 × 1 × 10⁻23 हो जाएगा। अब परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसमें मोलों की संख्या से, या मोल जो होता है 6.02 × 10⁻23 से क्या करेंगे, उसे भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, उसमें आंसर देखेंगे इतना। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देंगे, कार्बन के 1 × 10⁻23 परमाणु द्रव्यमान, तो 12 का उसमें गुणा कर लेंगे कार्बन के प्रमाण। और NTP पर 1.12 लीटर O2 का द्रव्यमान, तो 1.12 लीटर O2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो मोलों की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी? 1.12 बटे इसके मोलों की संख्या निकालेंगे आप। इसके मोलों की संख्या NTP पे 1.12 लीटर, तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1.12 बटे 22.4 आ जाएगी। यह आ चुकी, तो मोल आ जाएगा। अब उतना द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसका जो अणु भार होता है, तो O2 का अणु भार कितना होता है? 32। तो गुणे क्या करेंगे यहाँ पे आप? टोटल गुणे 32 लिख सकते हैं। ठीक ना। तो यही पे यहाँ पे सीधे लिख दिया गया, देखेंगे 32 गुणे 1.12 बटे 22.4। तो क्या आंसर आ गया? 1.6 ग्राम। तो चारों विकल्प का आंसर आया है। देखेंगे पहले का आंसर कितना है, जैसे Fe का 40 ग्राम, इसका कितना आया? 16.8 ग्राम, इसका कितना आया? 1.99 ग्राम, इसका कितना आया? 1.6 ग्राम। तो सबसे अधिक किसमें देखेंगे? पहला है 40 ग्राम, तो अर्थात 40 ग्राम Fe की मात्रा क्या होगी? सर्वाधिक होगी। इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें देखेंगे उदाहरण 2 दिया गया है। उदाहरण 2 में क्या है, बाल पेन द्वारा बनाए गए बिंदु, जैसे कोई बाल पेन आप यूज करते हैं, उसमें एक ऐसे बिंदु बना दिया जाए, का द्रव्यमान 1 माइक्रोग्राम है। 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान मतलब क्या होता है? 10⁻⁶ ग्राम। द्रव्यमान 1 माइक्रोग्राम है, मतलब 10⁻⁶ ग्राम। माना यह कार्बन से बना है। माना जो ये बाल पेन का जो है डाट लगाया गया है, किससे बना है? कार्बन से बना है। तो उसमें उपस्थित परमाणुओं की क्या करिए? संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 माइक्रोग्राम का 10⁻⁶ ग्राम। 10⁻⁶ ग्राम कार्बन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? ग्राम में भार बटे परमाणु भार। तो ग्राम में भार कितना है? 10⁻⁶। कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। तो 10⁻⁶ बटे 12, तो ये क्या हो जाएगा? उतना मोल हो जाएगा। ठीक ना। और उतने में क्या करना है, एक मोल में परमाणु संख्या कितनी होती है?
0.2 × 10⁻23 परमाणु होते हैं एक मोल में। तो इतना मोल आ गया, इतने मोल में परमाणु की संख्या बराबर कितना हो जाएगी, उतना गुणे 6.02 × 10⁻23 बराबर कितने परमाणु आ गए, 5 × 10⁻16 परमाणु। ये तो आपका उदाहरण 2 हो गया। अब आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे उदाहरण 3 देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में गेहूं के 4 दाने गिनता है, मतलब 1 सेकंड में तो मतलब गेहूं के 4 दाने हैं तो वह 1 सेकंड में गिन लेता है। 1 सेकंड में क्या करता है, 4 दानों को गिन लेता है। तो 1 मोल दाना गिनने में उसे कितना समय लगेगा। 4 दाना गिनने में इतना लगता है, तो 8 दाना गिनने में कितना सेकंड लगेगा, 2। 12 दाना गिनने में कितना सेकंड लगेगा, 3। तो यह पूछ रहा 1 मोल मतलब कितना हो जाएगा दाना, 6.02 × 10⁻23 इतना दाना गिनने में 6.02 × 10⁻23 दाना गिनने में कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान है। 1 मोल 4 दाने गिनने में समय 1 सेकेंड, 1 दाने गिनने में समय क्या हो जाएगा, 1/4 सेकेंड। तो 1 मोल मतलब वही देखेंगे 1 मोल गिनने में कितना समय लगेगा, 1 मोल दाना गिनने में कितना समय लगेगा। तो 1/4 × 6.02 3 × 10⁻23 सेकेंड, इतना सेकेंड आ गया। इसको आप वर्ष में भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ष में ज्ञात करने के लिए 1 वर्ष में कितने, जैसे वर्ष में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्ष में ज्ञात करने के लिए भाग देना पड़ेगा। 1 वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। यानी कितने 365 × 24 × 60 × 60 में इतने में भाग दे दें आप तो क्या आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे देखेंगे, कुछ व्यवहारिक प्रश्न है वे भी क्या किए जाते हैं, इसमें मूल संकल्पना में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे इसमें उदाहरण 4 दिया गया है। जो उदाहरण 4, 1 मिली जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व यहाँ पे दिया है 1 ग्राम प्रति ml है। ठीक है। तो 1 मिली जल का घनत्व बराबर आप सूत्र जानते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र आप पढ़े होंगे ना। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान मान लीजिए कि m हो और बटे आयतन क्या हो, v हो। तो m बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व d गुणे v, मतलब डेंसिटी गुणे आयतन। ठीक है। तो चूंकि यहाँ जल का घनत्व दिया है और उसमें जल का घनत्व दिया है ग्राम प्रति ml, आयतन भी दिया 1 ml, तो उसका हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे घनत्व गुणे आयतन बराबर 1 × 1 बराबर 1 ग्राम। मतलब आपको प्रश्न में अब लगाना है कि 1 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या का सूत्र आपको पहले बताया गया है, ग्राम में भार बटे अणु भार। तो 1 ग्राम है, H2O का अणु भार कितना होता है, H का 1 परमाणु भार होता है, O का 16, H2O का अणु भार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 बराबर 1/18 मोल। तो 1/18 मोल में आपको H2O की परमाणु क्या करना है, अणुओं की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो 1/18, तो 1/18 जल में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1/18 × 6.02 × 10⁻23। 1 मोल में इतना होता है तो 1/18 में क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा। 1/18 × 2 मोल में कितना आ जाएगा, 2 गुणे उतना हो जाएगा। तो कितने अणु आ गए, मतलब 1 मिलीलीटर जल, मतलब आप यदि जल की मात्रा 1 मिलीमीटर आप इतना लें तो उसमें देखेंगे जल के इतने अणु हैं 3.34 × 10⁻22 अणु। आ रहा समझ में ना, जल के इतने अणु उसमें क्या होंगे। ठीक है। ये तो हो गया कुछ आपके मिश्रित विविध प्रश्न आपको जो कि इसमें क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है। अब आपको आगे इसमें जानना है प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन क्या होता है, प्रतिशत संगठन, इसमें आपको द्रव्यमान संगठन और चीज़ें जानने में सहायता मिलेगी। तो प्रतिशत संगठन क्या होता है देखेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत मतलब किसी यौगिक में किसी तत्व का, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, सीधे देखेंगे यहाँ लिखा गया है द्रव्यमान प्रतिशत संगठन के द्वारा किसी यौगिक के 100 भागों में तत्व के भागों की संख्या क्या किया जाता है,
व्यक्त किया जाता है और उसका सूत्र नीचे दिया गया। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का अणुभार। मतलब यौगिक हो, मतलब यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके क्या होते हैं, यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जैसे देखेंगे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि तो आपका मेथेन दिया गया है। जैसे मान लीजिए मेथेन है यहाँ पे CH4 में C तथा H की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो C बराबर कितना होता है, C बराबर C का प्रमाण भर क्या होता है 12, और H का प्रमाण भर कितना होता है 1। H का प्रमाण भर कितना होता है 1। तो CH4 का सबसे पहले हम अणु भार ज्ञात कर लेंगे। तो कार्बन का कितना हो गया 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4, तो कितना अणु भार आ गया 16। तो इसमें देखेंगे 16 वही है जैसे सूत्र में जो लिखा गया है यहाँ पे, सूत्र में जो लिखा गया है यहाँ पे आपका, जैसे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार, तो यहाँ पे यौगिक का अणुभार कितना हो गया 16। यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तो तत्व का द्रव्यमान इसमें कितना हो गया कार्बन का 12। तो प्रतिशत कार्बन बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान बटे यौगिक का अणुभार गुणे 100, तो बराबर 12/100, 12/16 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे 75। इसी तरह से प्रतिशत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें देखेंगे कितना था 4, कितने में 16 में, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4 यौगिक का अणुभार 16 गुणे 100 बराबर 25%। तो किसी भी यौगिक में आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यदि H2O में सपोज करें, H2O में आपको H और O की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप H2O का अणुभार ज्ञात करेंगे। H2 एक हाइड्रोजन का एक होता है तो अणुभार कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो परसेंटेज H बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज H बराबर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2/18 गुणे 100। अब परसेंटेज O बराबर क्या हो जाएगा यही चीज, परसेंटेज O कितना है इसमें देखेंगे 16 है, तो 16/18 गुणे 100 और कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसी भी यौगिक का जितने तत्व उसमें उपस्थित हैं, तत्व का अलग अलग प्रमाण द्रव्यमान क्या करेंगे जोड़ लेंगे और अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो यौगिक के तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का अणुभार, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे सूत्र यह दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशत के लिए, इसी सूत्र का आप क्या करेंगे वहाँ पे प्रयोग करेंगे। आया समझ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब आपको यहाँ पे एक दिया गया है कैल्शियम नाइट्रेट दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे देखेंगे आपको एक कैल्शियम नाइट्रेट दिया गया है। कैल्शियम नाइट्रेट सूत्र क्या होता है CaNO3 का होल ट्वाइस है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ भूल गया, CaNO3 का यहाँ पे होल ट्वाइस है, ठीक ना। में सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। Ca का यहाँ मैं प्रमाण भार दे दिया हूँ, जनरली दिया नहीं रहता है। Ca बराबर 40, N बराबर 14, O बराबर 16। तो सबसे पहले इसका देखेंगे अणुभार ज्ञात करेंगे, कितना Ca है 1, 40। N कितना हो जाएगा देखेंगे, N यहाँ पे 1 है, NO3 का ट्वाइस है 2 हो जाएगा 2N, तो 2 गुणे 14। O कितना देखेंगे O3 में 3 है, यहाँ 2 से NO3 का होल ट्वाइस है, 3 दूनी 6, 6 गुणे 16, तो कितना हो गया 40 गुणे 28, 40 प्लस 28 प्लस 96, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट में 40 कैल्शियम है, 28 नाइट्रोजन है, 96 ऑक्सीजन है, और कुल अणुभार कितना हो गया 164। तो परसेंटेज Ca बराबर कितना हो जाएगा, कितना Ca है उसमें 164 में 40, 40/164 गुणे 100 बराबर कितना परसेंटेज आएगा सॉल्व करेंगे तो 24.3। इसी तरह से परसेंटेज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें कितना था देखेंगे यहाँ पे घेरा जा रहा है 28 था, तो 28/164 गुणे 100 परसेंटेज कितना आ जाएगा 17.03। ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे देखेंगे ऊपर घेरा जा रहा है ऑक्सीजन की मात्रा 96, तो क्या हो जाएगा 96/164 गुणे 100 बराबर परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ पे 58.5 थी। तो किसी का भी परसेंटेज आप क्या कर सकते हैं इसी प्रकार से सरल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें आप एक और लगाया गया है शुद्ध कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का यहाँ सूत्र दिया गया है देखेंगे CuSO4 × 5H2O में कॉपर का, यस का, ओ का तथा क्रिस्टलन जल
क्रिस्टलन जल इसमें मतलब यहाँ घेरा जा रहा है, देखेंगे क्रिस्टल जल कितना है यहाँ पे 5H2O, इसका अलग निकालेंगे। H2O का अणुभार कितना होता है 18, मतलब 5 × 18 90 H2O, मतलब कुल जो अणुभार निकालेंगे उसमें कितना H2O है 90। कॉपर का अलग निकालेंगे, सल्फर का अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन का अलग निकालेंगे। यहाँ सबका परमाणु भार देखेंगे दिया गया है, कॉपर का दिया गया 63.5, सल्फर का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हम उसका अणु भार ज्ञात करते हैं। तो अणु भार बराबर क्या हो जाएगा, Cu का परमाणु भार 63.5, यस कितना 1 है इसमें, यस का प्लस 32, ऑक्सीजन देखेंगे 4 है तो क्या हो जाएगा 4 × 16 64, और इसमें H2O 5H2O एक ही साथ लिया जाएगा तो 5 × देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया 18 किया गया है ना, बराबर जोड़ेंगे 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, और कितना आ जाएगा कुल इसमें 249.5। अलग से आप कॉपी पे जैसे पढ़ेंगे, जब इसको देखेंगे तो कॉपी पे भी अलग से क्या करेंगे आप करते जाएंगे, अपना लिख लेंगे कॉपी पे, रफ कॉपी पे, और उसको करते जाएंगे आप, और इस वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे सबका तीनों का प्रतिशत इसमें ज्ञात किया गया है, तीनों का क्या किया गया प्रतिशत ज्ञात किया गया। तो Cu कितना था उसमें 63.5, 249.5 में, तो 63.5 बटे 249.5 × 100, जब हम इसको सरल करेंगे तो 25.45। सल्फर कितना था उसमें 32 था, तो क्या हो जाएगा 32 बटे 249.5। ये फेयर का रफ कापी लेके आप जब वीडियो देखेंगे तो उसके साथ साथ ये आप कैरी ऑन रहेंगे, तो आप कैलकुलेट अपने कैलकुलेटर से चाहे जो भी मन से आप गुणा भाग करके करेंगे तब आसानी होगी। ठीक ना, तो 32 बटे 249.5 × 100 बराबर कितना आ जाएगा 12.28। ऐसे ही ऑक्सीजन का ज्ञात कर लेंगे। और हाइड्रोजन परसेंटेज H2O देखिए यहाँ पे, परसेंटेज H2O मतलब परसेंटेज क्रिस्टलन जल की मात्रा, क्रिस्टलन जल उसमें कितने हैं 5 H2O का क्या हो जाएगा उसमें 90, और 90 बटे क्या हो जाएगा 249.5 गुणे क्या हो जाएगा 100, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा देखेंगे 36.07%। इस तरह से आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशत की गणना के लिए सूत्र। किसी भी यौगिक दिया हो तत्व का परमाणु द्रव्यमान दिया हो तो सबसे पहले हम उसका परमाणु भार ज्ञात कर लेते हैं, अणु भार ज्ञात कर लेते हैं, फिर उस तत्व कितना है उसके अनुसार उसमें डिवाइड करके और 100 का क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही परसेंटेज क्या होता है आपका आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमको, तो इस पर आप क्या करेंगे, इससे संबंधित आप उसमें जो भी क्वेश्चन होगा आपके बुक में आप उसे सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा समझ में आप पूछेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, अब हमको रासायनिक सूत्र जानना है। रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक में परमाणुओं तथा उनकी संख्या को, जैसे मेरे रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O हो गया, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है C2H5OH हो गया, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH3COOH हो गया ना। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं तथा उनकी संख्या को उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। जैसे सूत्र हो गया रासायनिक H2O C2H5OH, किसी भी यौगिक का उसमें जो परमाणु होंगे, जैसे इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 1, C2H5OH में कार्बन कितने परमाणु हैं 2, हाइड्रोजन कितने परमाणु लिखेंगे यहाँ पे 6, 5 1 6, ऑक्सीजन कितना परमाणु है 1। तो यह चीज़ हो गया। तो किसी यौगिक में जो उपस्थित परमाणु होगा उनकी संख्या होगा, उनकी रासायनिक सूत्र के द्वारा क्या किया जाएगा प्रदर्शित किया जाएगा। रासायनिक सूत्र यहाँ पर मैं मुख्यतः 3 प्रकार का लिया हूँ, देखेंगे आप। फर्स्ट है आपका मूलानुपाती सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एम्पिरिकल फार्मूला। सेकेंड है आपका अणु सूत्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। थर्ड है आपका संरचना सूत्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो इस रासायनिक सूत्र के बारे में आप तीनों के बारे में जब अगला लेक्चर अगला वीडियो आपको प्रेषित किया जाएगा उसमें तब आप इसे देखेंगे और समझेंगे। तो इस आज के लेक्चर में इतना ही। आज के वीडियो में आपको यदि कोई दिक्कत हो जिसे क्या करें, एक बार देखें 2 बार देखें, साथ ही साथ अपने पास रफ कॉपी लिए रहें और जो चीज़ बताया गया उदाहरण चीज़ें अपने मन से सॉल्व करते भी रहें और समझते रहें। तो आज इस लेक्चर के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।